हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 48th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस पे मेरा ये दूसरा लेक्चर है। एंड आज इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे थ्योरम्स। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी डाउट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। राइट और जो मैंने पिछला लेक्चर वीडियो अपलोड किया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, जो लेक्चर 1 है, मेरा एक सजेशन है कि उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक को अगर हम सीक्वेंस में देखें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डिस्कस की है और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किए हैं। तो वो जरूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले। राइट तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, एग्जाम्पल के साथ एक स्टोरी सुनाई थी मैंने चिंटू की, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और मैंने फिर उसके बाद आपको बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे लास्ट लेक्चर में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। राइट तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो याद है ना, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था। ठीक, मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल लेके बताया था, मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था बेस्ट। इसका एग्जाम्पल लिया था ना कि ये 4 डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, ये वर्ड के 4 डिफरेंट लेटर्स हैं। अगर हमें इनके डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं, कीपिंग ऑल द लेटर्स, ये जितने भी BEST, ये जो 4 लेटर्स है, इनको लेते हुए अगर हमें अरेंजमेंट बनाने हैं तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बताया गया था। तो वहां मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बताया था कि अगर कोई इवेंट है M तरीके से, M डिफरेंट वे से अकर करता है, और कोई दूसरा इवेंट है जो N डिफरेंट वे से अकर करता है, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज। ठीक है, यानी कोई इवेंट अगर M तरीके से अकर करता है और कोई दूसरा इवेंट अगर N तरीके से अकर करता है, तब ये जो टोटल इवेंट है इसी ऑर्डर में अगर अकर करे तो उसका नंबर ऑफ अकरेंस क्या होंगे, M क्रॉस N, M मल्टीप्लीकेशन ऑफ N। यही है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और इसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, ये आपको बताया था ना, और इस पे क्वेश्चन भी कराए थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही इवेंट हो, 4 इवेंट भी तो हो सकते हैं। ठीक है, पहला इवेंट M तरीके से अकर कर रहा है, दूसरा इवेंट N तरीके से अकर कर रहा है, तीसरा इवेंट P तरीके से अकर कर रहा है, चौथा इवेंट Q तरीके से अकर कर रहा है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, ये जो चारों इवेंट का अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में अकर करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या होंगे, M क्रॉस N क्रॉस P क्रॉस Q, यानी M मल्टीप्लाइड बाई N मल्टीप्लाइड बाई P मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है, तो यही था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है बेसिक ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन जानने से पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक यही है। ठीक है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए फिर परमुटेशन का फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, परमुटेशन क्या है। परमुटेशन क्या है, तो परमुटेशन बेसिकली क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन विच वी टेक सम और ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो परमुटेशन में 2 वर्ड्स आपको खास ख्याल रखने हैं। परमुटेशन क्या है, ये बेसिकली अरेंजमेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में। और ये जो वर्ड है डेफिनेट ऑर्डर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे चल के मैं आपको कॉम्बिनेशन भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, पहले हम परमुटेशन पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन भी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों को एक प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो एक मेजर डिफरेंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये है कि परमुटेशन में देयर इज अ डेफिनेट ऑर्डर। परमुटेशन में क्या होता है, जो अरेंजमेंट करते हैं उसका डेफिनेट ऑर्डर होता है।
तो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ परमुटेशन जो कॉम्बिनेशन से इसको अलग बनाती है। तो परमुटेशन क्या है, ये एक अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम या तो कुछ को लेते हैं या हम लेते हैं ऑल एट अ टाइम। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो बेस्ट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जाम्पल लिया था, ये जो लेटर ऑफ वर्ड्स हैं बेस्ट, इसके अगर अरेंजमेंट करने हो तो हम क्या कर सकते हैं, BEST, ठीक है, BSTE ऐसे, ठीक है, या STEB, ठीक है, या TSEB। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स करते जा रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे। तो हम डिफरेंट जो अरेंजमेंट करते जा रहे हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर अलग है, बी के बाद ई है फिर एस है, बी के बाद एस है फिर टी है, एस के बाद टी है फिर ई है। तो देयर इज अ डेफिनेट ऑर्डर, हम जो अरेंजमेंट करते जा रहे हैं ये एक डेफिनेट ऑर्डर में है। तो ये कितने अरेंजमेंट होंगे, यही होता है परमुटेशन। और इसमें बेस्ट वाला ये जो एग्जाम्पल है, इसमें वी आर टेकिंग ऑल एट अ टाइम। इसमें हम चारों लेटर ले रहे हैं ना, BEST, चारों लेटर ले रहे हैं, ठीक। तो दिस इज परमुटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक अरेंजमेंट है डेफिनेट ऑर्डर में, जिसमें हम या तो सारे ऑब्जेक्ट को लेते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट को लेते हैं एट अ टाइम, राइट। अब ये जो परमुटेशन है इसमें दो केसेस बनते हैं, दो केसेस हम पढ़ेंगे। पहला केस क्या है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। पहला केस क्या है, परमुटेशन यानी डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं इन अ डेफिनेट ऑर्डर, जब सारे एलिमेंट, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो यानी अलग हो। जैसे एग्जांपल ये वाला था ना, BEST, देखिए चारों जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है, ठीक है। या एक एग्जांपल लेते हैं नंबर, NUMBER, इसमें देखिए चारों, चारों नहीं, छह जो नंबर है वो क्या है, छह जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट है, अलग है। लेकिन दूसरा केस क्या बनता है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। परमुटेशन जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल लेते हैं मेरा नाम पूजा, इसमें देखिए सारे एलिमेंट्स क्या डिस्टिंक्ट है, नहीं, ये जो ओ है वो क्या है, सेम है ना, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ओ ये तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गुड, GOOD, गुड, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये जो बीच के जो दो एलिमेंट है ओ, ये क्या डिस्टिंक्ट है, नहीं, ये सेम है ना। तो ये बनता है केस सेकंड। तो पहले हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे, उस पे कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, उस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे केस सेकंड और उसके थ्योरम पढ़ेंगे, उस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केस वन हम पहले ले रहे हैं। केस वन क्या है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। हमें डिफरेंट अरेंजमेंट, परमुटेशन मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, जब सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्टिंक्ट, यानी सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, अलग। तो वो केस है पहला। तो इसमें सबसे पहला थ्योरम क्या कह रहा है, पहला थ्योरम है वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशन यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, यानी n डिफरेंट थिंग है जिसमें r एलिमेंट्स को आप एक बार में ले रहे हैं, तो उसके जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे दैट वुड बी n, n-1, n-2, n-3, n-4 से लेकर के n-r+1 तक, ठीक है। जिसमें r क्या है, ये अभी मैं थ्योरम आपको प्रूव भी कराऊंगी और समझाऊंगी भी, ठीक है। तो डरिए मत इतना, जो लंबा लिखा हुआ है, तो डरिएगा नहीं इसको देख करके। अभी मैं थ्योरम आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको एक थ्योरम के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ही निकला है, बताती हूँ अभी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r एट अ टाइम, जिसमें r क्या है, 0 से लेके n के बीच में, या n भी हो सकता है, ठीक है। r क्या है, 0 से लेके n के बीच में है, और ये n भी हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहे। तो वो क्या होगा, n-1, n-2, n- से लेकर के n-r+1। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको ही कहते हैं NPR, इसको ही कहते हैं NPR, ठीक है, NPR, ठीक। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, ये थ्योरम में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया BEST का, वही बेस्ट का। तो अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी ये जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, चार ऑब्जेक्ट है ना, तो यानी n=4। अब टेकन r एट अ टाइम, तो r क्या हो सकता है, अगर कहा जाए बेस्ट के केवल दो एलिमेंट को लेके आपको डिफरेंट अरेंजमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो r क्या होगा, 2,
अगर कहा जाए बेस्ट के केवल 3 एलिमेंट लेने हैं आपको, डिफरेंट अरेंजमेंट निकालने हैं, तो आर क्या हो जाएगा 3। और अगर कहा जाए बेस्ट के ये चारों एलिमेंट्स लीजिए, ठीक है, बेस्ट के ये चारों एलिमेंट्स लीजिए और इसके डिफरेंट अरेंजमेंट निकालिए, तो आर क्या हो जाएगा 4। तो वही है, टेक कितने एलिमेंट्स आप लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक, तो यही एग्जाम्पल लेते हैं। तो यानी आर क्या है, आर है डिफरेंट प्लेसेस जिनको फिल करना है। तो ये देखिए आर है डिफरेंट प्लेसेस, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ये बेस्ट वाले एग्जाम्पल में कितने ऑब्जेक्ट थे, 4 ऑब्जेक्ट थे, और हमें आर प्लेसेस फिल करनी है। तो ये जो पहली प्लेस है इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम एन तरीके से फिल कर सकते हैं। इसमें हम एन ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। दूसरी जो प्लेस है उसको कितने तरीके से कर सकते हैं, n-1 तरीके से कर सकते हैं। तीसरी प्लेस को क्या किससे कर सकते हैं, n-2 से कर सकते हैं। चौथी प्लेस को किससे कर सकते हैं, n-3 से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद n-4, n-5, n-6, ऐसे करते करते जो आखिरी प्लेस होगी, ये जो आरथ प्लेस होगी, आरथ प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, n-r-1 इतने तरीके से। और अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, n-r+1। ठीक, ये हो गया, यहां तक समझ में आया ना। पहली प्लेस को n तरीके से, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना। दूसरे को n-1, n-2, n-3, n-4 करके n-r+1। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर पहला इवेंट n तरीके से हो रहा है, दूसरा इवेंट n-1 तरीके से हो रहा है, तीसरा इवेंट अगर n-2 तरीके से अकर कर रहा है, चौथा इवेंट n-3 तरीके से अकर कर रहा है, और अगर आरथ इवेंट n-r+1 तरीके से अकर कर रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इज, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए n-1, n-2, n-3 करते करते कहाँ तक आ जाएगा, n-r+1। ठीक है, यहां तक एक्सप्रेशन आ जाएगा, यही। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन जो होता है इसी को कहा जाता है NPR। ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड NPR, इस एक्सप्रेशन को NPR कहते हैं। ठीक है, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, r क्या है, कितने ऑब्जेक्ट एट अ टाइम आप ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, सिंपल है ये प्रूफ। ठीक है, और ये थ्योरम कितना सिंपल है कि कितने अरेंजमेंट होंगे, n डिफरेंट थिंग टेकन r एट अ टाइम, जिसमें r 0 से लेके n के बीच में है, जहां पे ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होते हैं, वो क्या है, n, n-1, n-2, ठीक है, से लेके n-r+1। और इसे रटिएगा नहीं, इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है NPR। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आई, ये जो NPR का ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे तो जो मैंने एग्जाम्पल आपको BEST ये लेके चला था एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे तो चलिए 4 लेटर्स हैं, बहुत आसान है इसको करना। ठीक है, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर तक बहुत आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बहुत लेंदी वर्ड होता, ठीक है, अगर बहुत कोई लेंदी वर्ड होता, 10-10 वर्ड, 15 लेटर्स का अगर कोई वर्ड होता, तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन है ये तो बहुत लेंदी हो जाता ना, जो एक्सप्रेशन है ये बहुत लेंथी हो जाता, उस समय कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो लंबा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए, ये इसका कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फैक्टोरियल, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टोरियल शायद आपने सुना होगा पहले, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, एन फैक्टोरियल, ये है एन फैक्टोरियल, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले के जो एन नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर एन फैक्टोरियल की बात करें तो एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है एन मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2, ऐसे करते करते मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दिस इज होता है एन फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल के लिए 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 5 से लेके 1 तक। ठीक, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल बताइए, 2 इंटू 1।
ठीक, तो दिस इज फैक्टोरियल एंड वन फैक्टोरियल क्या होगा, वन फैक्टोरियल वन। अब इसमें खास बात है जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, तो जीरो फैक्टोरियल जीरो इंटू वन मत करिएगा, जीरो फैक्टोरियल होता है वन। देखिए फैक्टोरियल की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो होती है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वो होता है वन। ये खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब ये फैक्टोरियल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो एनपीआर, ये जो एक्सप्रेशन है एनपीआर, जिसको आपने इस तरीके से लिखा है, इसको अभी हम फैक्टोरियल, ये जो एनपीआर है इसको हम फैक्टोरियल के टर्म में भी लिखेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, इससे क्या है लंबे जो कैलकुलेशन करने हैं ना उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि याद है मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर स्टार्ट करते ही बताया था कि इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये चैप्टर बहुत लॉजिकल है, लॉजिक से चलना है, इसमें कैलकुलेशन बहुत नहीं करने हैं आपको, सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन करना है और वो बहुत झटपट हो जाएंगे। इसीलिए चैप्टर बहुत स्कोरिंग है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पे अगर लॉजिक समझ में आ गया तो झटपट आप आंसर निकाल देंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन नहीं है। और ये जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है इसने कैलकुलेशन को और ईजी कर दिया है। ठीक, चलिए फैक्टोरियल और क्वेश्चन करने से पहले जरा मैं थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन करा देती हूँ, इससे आप अच्छे से इस फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। क्योंकि आगे चल के अभी मैं फॉर्मूला वगैरह बताऊंगी ना, तो फॉर्मूले में फैक्टोरियल है, एनपीआर का जब फॉर्मूला बताऊंगी तो फॉर्मूले में फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करेंगे अगर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले फैक्टोरियल पे। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। आपको कैलकुलेट करना है 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, कैसे करें। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए हमारी कोशिश क्या होती है कि फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से काट दें, ठीक है, जो नंबर है सिमिलर फैक्टोरियल आ जाए तो वो कट जाए, हमारी ये कोशिश होती है। ठीक, तो 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, और नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल। मैंने इसको 5 फैक्टोरियल तक इसलिए लिखा, न्यूमरेटर में मैंने 5 फैक्टोरियल तक इसलिए लिखा ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाए। 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से काट सकती हूँ ना, इसलिए मैंने इसे यहाँ तक लिखा। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर क्या है 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये दोनों कट गया, तो 7 6 जा 42 आ गया आंसर। ठीक, ऐसे ही दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो अब देखिए ऊपर क्या है 12 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 10 फैक्टोरियल, तो मेरी कोशिश होगी कि 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से काट दें। तो 12 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये मैंने न्यूमरेटर को लिख दिया। डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, वही जो लिखा हुआ है, और इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हुआ। अब क्या मैं 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से काट दूं, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 यानी 2, ठीक है, यानी ये 2 ही है। अब 2 को मैं 12 से काट दूं, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 11 6 जा 66। ठीक, हो गया क्वेश्चन, कितना आसान है, देखा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते ही आपका कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो गया, तो इसलिए ये पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने दो छोटे से क्वेश्चन करा दिया आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि मैं अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ। तो एक बार ज़रूर ये लिस्ट देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अक्टूबर 2022 तक, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, अभी तक 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो देर मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और लेक्चर यूजफुल लगे, अगर लगे कि आज के लेक्चर में आप कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, आप जानते होंगे मैं हर दिन लेक्चर लाती हूँ, हर दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे जो इतने एफर्ट्स हैं उसको बस मुझे मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, तब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। राइट, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है 8 फैक्टोरियल है,
ठीक है, ये तो 9 है, ये 10 फैक्टोरियल है। तो हमारी कोशिश होगी कि 8 फैक्टोरियल के टर्म में इन सारे ये एक्सप्रेशन को लिख दें। इससे क्या होगा, मैं 8 फैक्टोरियल इधर LHS और RHS दोनों में से काट दूंगी। ठीक है, मेरा पर्पज ये है। कुछ भी मुझे कॉमन निकालना है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होता तो मैं कुछ कॉमन निकाल के काटने की कोशिश करती, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या कर मेरी कोशिश क्या है कि कुछ कॉमन निकाल के फिर मैं उसे डिवाइड कर दूँ। तो इसको मैं लिखूंगी 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक, अब जरा लेफ्ट हैंड साइड में मैं 8 फैक्टोरियल बाहर कॉमन ले लूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1/9। ठीक, और इधर मैं 1/8 फैक्टोरियल को बाहर कॉमन ले लूं, तो इधर क्या बचा, x/10 इंटू 9, ये बचा x/10 इंटू 9। ठीक, अब जरा मैं राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से 1/8 फैक्टोरियल दोनों तरफ से काट सकती हूँ ना, मैंने काट दिया। ठीक, अब जरा मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, तो ये क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, 9 प्लस 1 10/9। ठीक, और इधर क्या है, x/10 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक, अब जरा यहाँ पे 9 और 9 कट जाएगा ना। ठीक है, 9 9 मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से काट दिया, यानी x इक्वल्स टू क्या हुआ, 10 इंटू 10। कैसे आया, ये x है, इसको मैं इधर लेके गई तो 10 इंटू 10 यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया। तो दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल था, इजिली कैलकुलेट हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस ये क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे, प्लस डायरेक्टली भी इस टाइप के फैक्टोरियल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पे। मैंने आपको ये तो बता दिया एनपीआर होता क्या है। एनपीआर क्या है, एन, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 करते करते क्या होगा, n-r+1। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनपीआर, यही है एक्सप्रेशन एनपीआर का। ठीक, ये तो मैंने आपको थ्योरम में बता दिया था। ठीक है, बट बताया था ना कि ये देखिए कितना लेंदी है। अगर n की वैल्यू अगर 10 हो तो ये कितना लंबा एक्सप्रेशन बन गया, और इसे कैलकुलेट करना तो और मुश्किल है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया फैक्टोरियल का, और इसीलिए फिर फॉर्मूला फैक्टोरियल के टर्म में एनपीआर का फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज एनपीआर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एनपीआर इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल, जिसमें r क्या है, r है 0 से लेके n के बीच का नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब दरअसल ये फॉर्मूला जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन परमुटेशन के। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा है, एनपीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। ठीक, अब इसके दो फॉर्म ये जो केस 1 हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, इसमें एक और थ्योरम दिया गया है। दूसरा थ्योरम क्या है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तब कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे। देखिए, सपोज करिए ये आर प्लेसेस है, आर नहीं, चलिए मैं एक एग्जांपल पहले लेती हूँ। ये जो बेस्ट वाला एग्जांपल है, ये लेटर्स हैं वर्ड के बेस्ट। ठीक है, अब अगर हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे जहां पे रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, जब नहीं अलाउ था तो तब क्या था, पहली प्लेस को हम 4 तरीके से भर सकते थे, दूसरी प्लेस को हम 3 तरीके से, तीसरी प्लेस को 2 तरीके से, अगली प्लेस को 1 तरीके से। ठीक है, ये था। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड है, BEST ये जो वर्ड है, इन लेटर्स है, ठीक है, इसको यूज करके अगर मैं हमें कोई डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं, और अगर रिपीटिशन अलाउड है, खास बात है कि अगर रिपीटिशन अलाउड है तो कैसे होगा, पहली प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से, दूसरी प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से, अगली प्लेस को भी 4 तरीके से, नेक्स्ट प्लेस को भी 4 तरीके से। ठीक है, तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हर प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, हम बी 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 ऐसे भी भर सकते हैं, ई ई ई ऐसे भी भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, एक लेटर को आप कई बार यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस होता है, आपको डिफरेंट परमुटेशन बताने हैं जिसमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं टेकन आर एट अ टाइम, तो उस केस में जो डिफरेंट परमुटेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, n का पावर r। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 का पावर 4 ये बन रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और अगर अगर सपोज करिए ये जो 4 लेटर्स हैं, इसमें ये तो 4 लेटर को ऑल आर टेकन एट अ टाइम, आपने चारों लिया है, बट इसमें से अगर 2 लेटर से ही अगर बनाने होते हैं,
ठीक है, दो प्लेसेस ही हैं, यानी एन डिफरेंट थिंग टेक एन आर एट ए टाइम, यानी फोर डिफरेंट थिंग्स हैं, BEST, फोर डिफरेंट थिंग्स हैं जिसमें आप दो ए एट ए टाइम ले रहे हैं। तो उस केस में पहली प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, फोर तरीके से, दूसरी प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, फोर तरीके से। तो ये जो फॉर्मूला कहा गया है एन का पावर आर, यानी फोर का पावर टू, ये होगा। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो यही है थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड क्या कह रहा है कि डिफरेंट परमुटेशन अगर रिपीटिशन अलाउड है तो वो क्या होता है, एन का पावर आर, जिसमें एन क्या है, डिफरेंट थिंग्स, और आर क्या है, आर इज कितने ऑब्जेक्ट आप एट ए टाइम ले रहे हैं, दैट इज आर। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम सेकंड, और अब हम करेंगे खूब सारे क्वेश्चन। आई होप मैंने जो फॉर्मूला बताया वो आपको समझ में आ गया, दोनों थ्योरम समझ में आ गए, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स। आपको नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स बताने हैं जो कि विद या विदाउट मीनिंग, भले उनका मतलब हो चाहे ना हो, जो फॉर्म हो सकते हैं आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बेस्ट, यानी ये जो बेस्ट वर्ड है इससे फॉर्म हो सकते हैं, वेयर रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड एंड वेयर रिपीटिशन इज अलाउड। खास बात है, आपको ये जो लेटर है वर्ड के BEST, ये जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं इनको यूज करते हुए डिफरेंट अरेंजमेंट बताने हैं। पहला केस जब रिपीटिशन अलाउड है, पहला केस जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, और दूसरा क्या है जब रिपीटिशन अलाउड है, दोनों केसेस में करना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं पिछले लेक्चर में करा चुकी हूँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से बता देती हूँ एक बार फिर से, और उसके बाद मैं फॉर्मूला जो आपने इस लेक्चर में पढ़ा है परमुटेशन का फॉर्मूला उससे बताऊंगी, दोनों तरीके से बताती हूँ। देखिए, आपको ये जो BEST, ये जो लेटर है इस वर्ड के, उसको यूज करते हुए आपको डिफरेंट अरेंजमेंट बताने हैं जहां पे रिपीटिशन, रिपीटिशन क्या है, नहीं अलाउ है। ठीक है, रिपीट करना नहीं अलाउ है। तो उस केस में पहली प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फोर तरीके से। अगली प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तीन तरीके से, अगले को दो तरीके से, अगले को एक तरीके से कर सकते हैं। यही है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या कहता है कि पहला इवेंट अगर M तरीके से हुआ, दूसरा इवेंट N तरीके से हुआ, अगला इवेंट P तरीके से हुआ, नेक्स्ट इवेंट अगर Q तरीके से हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है, वो इनका मल्टीप्लाई है। तो 4 × 3 12, 12 2 जा 24, ये आ गया 24। ठीक है, तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब जरा हमने पढ़ लिया है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, NPR। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट, परमुटेशन मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें हम n डिफरेंट थिंग्स है टेकन r एट अ टाइम, यानी या तो ऑल या आर एट ए टाइम। ठीक है, ऑल नहीं, मतलब आर तो वैसे भी आर क्या है, आर जीरो से लेके या एन भी हो सकता है। ठीक है, तो परमुटेशन क्या बोलता है, डिफरेंट अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो BEST, ये जो फोर लेटर वर्ड है, इसमें हम इसका अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं। एन डिफरेंट थिंग यानी फोर डिफरेंट थिंग का अरेंजमेंट कर रहे हैं, टेकन फोर एट ए टाइम, चारों एलिमेंट ले रहे हैं ना। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं NPR का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, 4P4, क्योंकि अब हम फॉर्मूला जानते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इस तरीके से सॉल्व करना आसान होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो, बट अगर इसी की जगह 10 या 12 लंबे वर्ड्स होते या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते तो उस केस में आप ये नहीं ऐसे मल्टीप्लाई कर पाते, तो हमें फैक्टोरियल यूज़ करना होता, हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता। तो अब हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, NPR, क्योंकि हम n ऑब्जेक्ट ले रहे हैं टेकन r एट ए टाइम, तो NPR, तो NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल क्या है, 4 फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल क्या है, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24। ठीक, और जो 4 माइनस 4 है ये क्या हो गया, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। न्यूमरेटर को कैलकुलेट किया, आ गया 24, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब ये केस जब तब है जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन नहीं अलाउ है। बट अगला देखते हैं जहां पे रिपीटिशन अलाउड है, तो इसमें हमने थ्योरम पढ़ा है ना, जब रिपीटिशन अलाउड है तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम इज n का पावर r, यही है। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, NS4, NS4 BEST, फोर लेटर्स हैं, तो NS4 RS4। ठीक है, यानी 4 का पावर 4, यानी आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर देखने हैं, बताने हैं अगर, जिसमें रिपीटिशन अलाउड है,
ठीक है, तो वो क्या होगा, 4 का पावर 4, यानी क्या आ जाएगा, 4 का पावर 4 आप कैलकुलेट करिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 256। ठीक, और आप वैसे भी देख सकते हैं, लॉजिक पता होना चाहिए इसलिए मैं ये भी तरीका बता रही हूँ, बाकी आप तो फॉर्मूला जानते हैं, आप ये यूज करेंगे। लेकिन लॉजिक क्या है, पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से, दूसरी प्लेस को भी 4, तीसरी प्लेस को भी 4, चौथी प्लेस को भी 4, तो वहां से आया है 4 का पावर 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय लेटर ऑफ वर्ड नंबर इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड इफ रिपीटिशन इज अलाउड। इसका मतलब क्या है कि आपको बताना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस दिस लेटर ऑफ दिस वर्ड नंबर। एक नंबर है, ठीक है, एक क्या कह लीजिए, एक वर्ड है नंबर, एक वर्ड है नंबर। ठीक है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, 6 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें 6 ऑब्जेक्ट हैं, आपको 3 ऑब्जेक्ट लेते हुए, ठीक है, इसमें से 6 में से आपको 3 ही लेने हैं। जैसे पिछले ऑब्जेक्ट में पिछले क्वेश्चन में 4 में से आप 4 ऑब्जेक्ट थे, चारों ले रहे थे। इसमें क्या है, 6 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जेक्ट है, आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, डिफरेंट 3 लेटर वर्ड फॉर्म करने हैं। इस लेटर से, ये जो नंबर है उसके जो लेटर्स हैं, इसको यूज करते हुए 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। और उसमें 2 केसेस लेने हैं जब परमुटेशन नहीं अलाउ है, और दूसरा केस क्या है, जब परमुटेशन अलाउ है, दोनों केसेस में। ठीक, तो करें क्वेश्चन, फॉर्मूले से करें कि लॉजिक से करें, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो देखिए ये सब छोटे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। लॉजिक पहले बताती हूँ, आपको 3 लेटर वर्ड बनाने हैं ना इससे, तो पहले हम करेंगे रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन जहाँ पे अलाउ नहीं है। तो पहली प्लेस को आप भर सकते हैं 6 तरीके से, दूसरी प्लेस को 5 तरीके से, तीसरी प्लेस को 4 तरीके से। तो आंसर क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी क्या हो गया आंसर, 120। 6 5 जा 30, 34 जा 120 हो गया। बट हम जानते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो आ सकते हैं लंबे क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, NPR, यानी डिफरेंट परमुटेशन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, यानी एन डिफरेंट थिंग यानी 6 डिफरेंट थिंग टेकन 3 एट अ टाइम। तो डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होंगे, 6p3 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एनपीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने बताया था ना, कोशिश करते हैं कि काट दे इसे, हम जो इसमें से स्मॉलेस्ट है वही लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, दिस डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट गया, तो 6 5 4 ये आ गया 120, हो गया क्वेश्चन। तो ये तब था जब रिपीटिशन नहीं अलाउ था। इफ रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउ है, तो उस केस में यही 3 प्लेसेस है, इन्हें फिल करना है। तो पहली प्लेस को हम 6 तरीके से फिल कर सकते हैं, दूसरी प्लेस को 6 तरीके से, अगली प्लेस को 6 तरीके से। तो आंसर क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, सिंपल। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होता है, 216, 216, करिएगा मल्टीप्लाई, 216 आएगा। ठीक है, और वैसे हमने थ्योरम भी पढ़ लिया। थ्योरम क्या कहता है कि अगर रिपीटिशन अलाउड होता है तो डिफरेंट परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, वो क्या होता है, एन का पावर आर। ठीक, तो यहाँ पे एन क्या है, 6, और कितने एलिमेंट एट अ टाइम ले रहे हैं, 3 एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो 6 का पावर 3, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज 216। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बस लॉजिक समझना है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कैन बी चूजन फ्रॉम एमंग द 12 मेंबर ग्रुप। एक ग्रुप है 12 मेंबर्स का, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 12 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 लोग हैं इस ग्रुप में। ठीक है, इसमें से आपको 2 मेंबर्स मतलब 2 चूज करने हैं, एक होगा कैप्टन और एक होगा वाइस कैप्टन। ठीक है, 12 लोगों में से चूज करने हैं। एज्यूम करना है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, यानी जो कैप्टन बन गया वो वाइस कैप्टन नहीं बनेगा, जो वाइस कैप्टन बन गया वो कैप्टन नहीं बनेगा, यानी एक पर्सन एक से ज्यादा पोजिशन नहीं होल्ड कर रहा। तो ये एज्यूम करते हुए आपको इन 2 पोजिशन को फिल करनी है, कितने ऑब्जेक्ट से, 12 ऑब्जेक्ट से। आपको 12 ऑब्जेक्ट से 2 पोजिशन फिल करनी है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखिए
वैसे हम इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 12 तरीके से। इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? वाइस कैप्टन की प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो कैप्टन जो बन गया वो वाइस कैप्टन तो नहीं बन सकता ना, तो हम इसको 11 तरीके से कर सकते हैं। तो आंसर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से तुरंत निकाल दिया, 12 × 11 विच इज 132। ठीक। बट हम तो फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, तो जरा हम देखते हैं। हम जानते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, वो क्या होता है? एनपीआर। यानी 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर हम 2 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ले रहे हैं तो उसके डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होंगे? 12 पी आर, यानी 12 p2, यानी 12 फैक्टोरियल बाई 12 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया तो आ गया 12 × 11। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन आ गया 132 आंसर। यानी 132 तरीके से ये जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो पोजीशन है इसे फिल किया जा सकता है। कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक पर्सन एक पोजीशन ले चुका है तो वो रिपीट नहीं होगा, यानी यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नहीं अलाउ है। और अगर इसी में होता कि रिपीटिशन अलाउड है, जो कैप्टन है वही वाइस कैप्टन भी बन सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता? बताइए क्या होता? 12 का स्क्वायर, क्योंकि वहां पे हम ये फॉर्मूला लगाते ना, n का पावर r लगाते, तो 12 का पावर 2 लगता। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ये लेक्चर मैं यहीं पे रोकती हूँ। तो हमने केस 1 डिटेल में पढ़ लिया है। केस 1 यानी वो परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। तो केस 1 हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब मैं लेक्चर यहीं पे रोक रही हूँ। अगले लेक्चर में मैं केस सेकंड डिटेल में पढ़ाऊंगी। केस सेकंड यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग नहीं है, जैसे पूजा नाम में ओ क्या है? सेम है ना, मेरा जो नाम है इसमें ओ सेम ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ओ तो सेम है ना। ऐसे ही गुड में भी ओ तो सेम है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड है। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद का एग्जाम्पल है, इसमें एल एल सेम है, ए सेम है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का केस है कि जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे डिफरेंट अरेंजमेंट। तो ये अब क्वेश्चन, ये इसके भी बहुत सारे थ्योरम है, ये अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। और तब तक अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, राइट। तो चलिए फिर अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।